इनकम टैक्स की दर घटाने की बात हम लोग करते हैं, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स को क्यों ना ऑटोमेटिक उसमें शामिल कर लिया जाए कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ेगी आपके इनकम टैक्स की दरों में उस हिसाब से बदलाव होता जाएगा। तो कम से कम लोगों को ये तो शिकायत नहीं रहेगी कि महंगाई बढ़ गई जी और टैक्स तो हमें उतना ही देना पड़ रहा है, टैक्स का बोझ बढ़ गया जी। नमस्कार लक्ष्मण, मेरे सभी सह पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को। देखिए, ज्यादातर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स में मैं और गहराई में थोड़ा चला जाता हूं, उसमें सैलरी वाले टैक्स पेयर्स। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन इसी मंशा से इंट्रोड्यूस की गई थी कि आपके अपने जो खर्च होते हैं वो एडजस्ट हो जाए और आपकी जो इन्फ्लेशन रिलेटेड जो पेन्स होते हैं वो हो जाएं। आपने शुरू में लक्ष्मण बात कही कि क्यों हर बार टैक्स पेयर्स जो है वो इंतजार करते रहते हैं बजट आने पर कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। तो मुझे एक शेर याद आया गालिब का, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। और वो टैक्स पेयर्स को हमेशा वेट रहती है। और विडंबना ये है लक्ष्मण, ध्यान देने वाली बात है कि 8 से 10 करोड़ रिटर्न फाइलर्स हैं, पर जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि जिनकी जेब से असल में टैक्स जमा होता है, उनकी गिनती बहुत ही कम है। तो इतनी छोटी आबादी जब 145 करोड़ में से टैक्स देती है, तो उनको ये, बिल्कुल मैं गोपाल जी की इस बात से सहमत हूं कि उनको महसूस होता है कि हम ही लोग क्यों सारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप तो वीआईपी हैं, क्योंकि आप शायद 1 या 2% पॉपुलेशन का हिस्सा हैं जो कि उस लेवल पे है कि आप सरकार के विकास के कार्यों में अपना योगदान देते हैं, आप उसमें वीआईपी बन जाते हैं उसमें। तो कुल मिला के बात यह है लक्ष्मण के मुझे लगता है टैक्स पेयर्स बेस और टैक्स पेयर सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। और कुछ तबका तो बहुत टैक्स देता है, सैलरी वाले तो उनकी सैलरी कट जाती है, पर ऐसे बहुत छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अभी टैक्स उतना नहीं दिया है जितना उनको देना चाहिए। उनके पास एस्केप रूट्स बाकी रहते हैं। अब दूसरी बात होती है जो अभी मोहपात्रा साहब ने कहा, जो टैक्स की ग्रोथ देखी गई है, बिल्कुल ठीक है कि हर साल करीब करीब 2 लाख करोड़ की हम लगातार ग्रोथ देख रहे हैं। तो फिर मुझे कहावत याद आती है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास इनकम है, वो इनकम से और इनकम और वेल्थ ऐड करता है। उसकी वजह से उसी के टैक्स, तो पहले जो 1 लाख टैक्स देता था वो शायद 1.5 लाख देता है, अगले साल वो 2 लाख देता है, अगले साल वो 2.5 लाख देता है। पर यहां बड़ा प्रश्न लक्ष्मण ये है कि क्या जो व्यक्ति टैक्स नहीं देता है, आज एक पानी पूरी वाला अगर 40 लाख रुपए की टर्नओवर कर रहा है, सवाल यह है कि वो कितना, उसको आपने जीएसटी का नोटिस तो भेज दिया, पर वो कितना इनकम टैक्स देता है, ये ध्यान देने वाली बात है। हम इतने सारे छोटे छोटे एमएसएमईज हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि आज टैक्स देने के ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, पर उनके पास एस्केप रूट होता है, बड़े सारे लूप होल्स हैं। तो मुझे ये जो अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम में लक्ष्मण, जो ये अलग अलग प्रोविजंस, एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, तरीके हैं कैलकुलेट करने के, उसकी वजह से मैं समझता हूं बहुत बड़ा तबका टैक्स के नेट से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये असमानता नजर आती है। और ऊपर से जब जीएसटी आ जाता है तो वो तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, वो रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ बिल्कुल, इस पे मैं आऊंगा, इस पे मैं आऊंगा। शालिनी जैन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बिल्कुल जो कई वक्ताओं ने कहा भी कि जो लोग टैक्स देते हैं उन्हें लगता है कि हम लोग दे रहे हैं तो हम ही से वसूला जा रहा है। अब मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा टैक्स देने वालों की संख्या कितनी है भारत में, तो वो जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो है 3,50,129। अगर आप देखें कि 50 लाख से ज़्यादा कीमत वाली गाड़ियां कितनी बिकती हैं हर साल, तो उसकी संख्या करीब 50,000 के आसपास है। और हर 6 घंटे पे एक लग्जरी कार इंडिया में बिकती है, और तब ये आंकड़ा निकल कर आता है। जाहिर तौर पे दर्शाता है कि टैक्स देने वाले लोग जो दे रहे हैं ईमानदारी से दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप फोकस उन पर करिए जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपकी नेट से बाहर है, गलती आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। हम क्यों गलती का भुगतान करें, हमसे क्यों भरपाई करते हैं? तो लक्ष्मण जी, आपने सही कहा। और खासकर जो सैलरीड एम्प्लॉय इंडिविजुअल है, वो सबसे ज्यादा उसको पिंच होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो इनकम उसके हाथ में आई है, उसके एम्प्लॉयर ने ही उसी टाइम पे उसमें से टैक्स विथहोल्ड कर लिया है। तो उसके पास कोई भी तरीका नहीं है टैक्स को ना देने का। और इसीलिए एक सैलरीड इंडिविजुअल गवर्नमेंट की तरफ देखता है जब बजट आने से पहले कि कोई मुझे एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस मिले, जो जेन्युइन एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस हैं, जिससे मेरा टैक्स कम हो पाए। और वो अपने आप को कंपेयर करता है। बहुत सारे मेरे को पैनलिस्ट ने एग्जाम्पल दिए कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो लोग टैक्सेस नहीं देते हैं, जबकि उनकी टर्नओवर 40-50 लाख तक की भी होती है। तो इसीलिए जो टैक्स दे रहे हैं
उनको लगता है कि अगर हमें जेन्युइन एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस मिले और और लोगों की तरह जो टैक्स नहीं दे रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी इनकम है, तो आई थिंक उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। उनको इंकरेजमेंट मिलेगी और हमारे बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं और टैक्स नेट में आएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे इस नेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। यहाँ पे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, एक सवाल आपके पास मैं लेके आऊँगा कि उससे आगे मैं बढ़ूँ पहले कि कहाँ कहाँ रियायत दी जा सकती है, क्या रियायत दी जा सकती है। एक सवाल और है कि जब सरकार ने 2019 में कॉरपोरेट टैक्स घटाया था तो उस वक्त कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, सरकार ने खुद बयान दिया था। और जब इकोनॉमिक सर्वे आया खुद वित्त मंत्रालय का सरकार का, तो उसने बताया कि जब से ये कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया उसके बाद से कॉरपोरेट का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया कितना हुआ इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार को बाद में PLI स्कीम लानी पड़ी। तो कॉरपोरेट टैक्स में इतनी बड़ी कटौती करना, मैं अभी डेटा पढ़ रहा था, 1,44,000 करोड़ रुपए सालाना नुकसान का आकलन किया गया था, लेकिन उतनी बड़ी कटौती कभी इनकम टैक्स में तो नहीं की गई। नतीजा ये निकला कि आज की तारीख में पर्सनल इनकम टैक्स की जो दरें हैं वो कॉरपोरेट टैक्स से भी ज़्यादा हैं, जो बहुत चुनिंदे कंट्री में ऐसा होता होगा। हम जो चल रहे हैं वो ग्रोथ मॉडल पे चल रहे हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो सारे जो समस्याएं हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल के कारण जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे और सरकार के पास रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। अभी आप कॉरपोरेट टैक्स के कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली कॉरपोरेट टैक्स का ग्रॉस कलेक्शन वो काफी बड़ा है। 16% तो इस साल अभी बढ़ चुका है। पिछले साल लगभग 26% कॉरपोरेट टैक्स का कलेक्शन बढ़ा था। तो ये जो इतना बड़ा रिसोर्स जनरेट हो रहा है सरकार के पास, जिसके कारण जन कल्याणकारी योजनाओं का केंद्र सरकार इतना इफेक्टिवली काम कर पा रही है और 25 करोड़ लोगों को पिछले कुछ वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, करप्शन फ्री लीकेजेस डिस्ट्रीब्यूशन के। तो जब हम टैक्स स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें ये सारी चीजें देखनी। कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया लेकिन टैक्स कलेक्शन बढ़ा, GST इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया। नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने से टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा, वो तो कॉर्पोरेट के प्रॉफिट बढ़े तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा। कॉर्पोरेट ने हाँ, उस कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। 16% इस साल भी बढ़ा है और 26% पूरे साल पिछले साल बढ़ा था। तो वह उसका इम्पैक्ट यह है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करना है। सिंगापुर में अगर 15% टैक्स लगता है कॉर्पोरेट, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे कॉम्पिटिटिव होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल टैक्स के स्ट्रक्चर पे ही कंपटीशन हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल जाएगा, और कई चीजें। तो सिंगापुर का आपने एग्जाम्पल दिया, सिंगापुर का आप टैक्स बेस देख लीजिए, यूएस का टैक्स बेस देख लीजिए, जहां पे 40% लोग टैक्स के नेट में हैं। हम लोग तो मुश्किल से 2%, उसमें से काफी लोग तो जीरो वाले हैं, 1.5% लोग ही टैक्स देते हैं। उन देशों से कंपेयर करना नहीं, आपने समस्या का बता दिया कि क्या है। हमारे पास 2% का जो टैक्स पेयर्स हैं उसके स्लैब को बढ़ाना है तो टैक्स स्लैब को कम करना ही पड़ेगा। टैक्स स्लैब को कम करके फिर इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि और लोग आए। अगर आप 30% के टैक्स पे चलेंगे कॉर्पोरेट में, तो फिर वो लोग टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहेंगे। और उनका केवल ऐसा नहीं है, ये एक तरीके का इंसेंटिवाइजेशन भी है। हमें लो टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा और कंप्लायंस को, जब बेसिकली रास्ता क्या है, कंप्लायंस को बेहतर, बिल्कुल कंप्लायंस को बेहतर करें, टैक्स नेट में ज्यादा लोग। हाँ, तो कंप्लायंस को बेहतर करने के लिए केवल लो टैक्स रिजीम भी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए दोनों चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है। शुभमय भट्टाचार्य जी, एक मिनट में आता हूं फिर से आपके पास। शुभमय भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमय जी, हम लोग अभी चर्चा ये कर रहे थे कि आम टैक्स पेयर्स पे इतना ज़्यादा बोझ होता है टैक्स आके, हर बजट से पहले टैक्स की उम्मीदें की जा रही थी, करते हैं लोग, और ये चर्चा अब यहाँ तक पहुँच गई कि आखिर ऐसा क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स से आप कम टैक्स वसूलते हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर से ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं। इस दोष को तो कम से कम इस बजट में दूर कर देना चाहिए। यानी कि आपका कहना है लक्ष्मण कि बेसिकली 30% वाला जो रेट है उसका जो थ्रेशोल्ड है वो ज्यादा
हाई इनकम पे शुरू करे। मोटा मोटी बात वही है कि मिडिल क्लास में ये बात सही है कि 30% वाला जो रेट है वो काफी जल्दी शुरू हो जाता है, और हम मिडिल क्लास बोलते हैं तो मोरलेस उसी रेट की बात कर रहे हैं कि वहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है। मेरा कहना ये है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही सरकार इस पे आएंगे तो एक प्रॉब्लम जो आ जाता है वो ये है कि जब आपकी आवाज टूट रही है, आप शायद आपका नेटवर्क कमजोर है, तो हाँ आप क्लियर आ रही, बताइए अपनी बात पूरी करिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 30% वाले रेट में अगर रियायत दिया जाए तो इमीडिएटली जो लोएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट है वहां पे प्रेशर बन जाता है, और इसको ये जो पॉलिटिकल इक्वेशन है कि लोएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में ऑलरेडी जो फायदा दे सकते थे वो दे चुके हैं, उसको बरकरार रखते हुए 30% में बदलाव लाया जाए, ये एक डिफिकल्ट मतलब जिसे कहते हैं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। पर मुझे लगता है इस साल खासकर इलेक्शंस जब खास नहीं है दिल्ली और बिहार को छोड़कर, और अगले साल भी बहुत ज्यादा इलेक्शंस का माहौल नहीं है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम जरूर कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आएंगे ताकि और बेहतर तरीके से आपके सवालों का जवाब लिया जा सके। हमारे साथ जेबी महापात्रा साहब बने हुए हैं। महापात्रा साहब, ये जो डिस्पैरिटी है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की दरें और इंडिविजुअल इनकम टैक्स की दरें, इस पर कई लोगों ने सवाल उठाया भी है। यहाँ तक कि प्री बजट कंसल्टेशन में इंडस्ट्री की तरफ से भी ये मांग की गई कि इस अंतर को थोड़ा सा कम किया जाए। ये कितना मुमकिन लग रहा है और इसके क्या उपाय हैं? नहीं, देखिए, जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट जो आप बता रहे हैं कि कम हो गया है, ये हुआ 1920 में हुआ है, और पॉपुलर परसेप्शन ये है कि 30% से कम करके 15% कर दिए। बट जो 15% का रेट जो रिवाइज रेट आया है, अगेंस्ट दैट द कंपनीज आल्सो दे हैव टू शेड, they have to sacrifice some of the most of the exemptions and the deductions which they are claiming. बहुत सारा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को छोड़ना होगा, तभी वो 15% ब्रैकेट में आएंगे। नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं है, वो 30% अभी भी है, और हमारा इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट अभी भी करीब 22 या 23% रेंज पे होवर कर रहा है। कहना यही है, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट का रिडक्शन अगर आप समझ रहे हैं कि 15% हो गया है, 15% नहीं हुआ है, इफेक्टिव टैक्स रेट अभी भी 23% है। So the point what was been made is that 19-20 में आप बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी कम हो गया है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कम नहीं हुआ है। 19-20 में जब ये रिडक्शन हुआ तो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 5.56 लाख करोड़ था, वो 21-22 में 7,12,000 हो गया है, और अभी 9.90 लाख करोड़, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द कलेक्शंस इन 1920। So this is one experiment in which surprised many people, saying that कि corporate tax rate आप कट कर रहे हो तो corporate collection भी कम हो जाएगा। Actually वो रिबाउंड किया है और बढ़ा है।